आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा रामलला के सूर्याभिषेक की भी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार रामनवमी मनाई गई। इतना ही नहीं, वहां पहली बार रामलला का सूर्याभिषेक भी हुआ। दोपहर 12:16 पर आस्था और विज्ञान के संगम के जरिए ये सूर्याभिषेक हुआ। इस दौरान सूर्य किरणों और मंत्रोच्चारण से रामलला का पूरा मंदिर परिसर दिव्य और भव्य रूप में उभर आया। वहीं इस मौके पर वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रामनवमी पर रामलला को 56 भोग भी अर्पित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सूर्याभिषेक के इस पल के ऑनलाइन गवाह बने। दरअसल उन्होंने असम में चुनाव प्रचार की वजह से विमान में टैब के जरिए ऑनलाइन नजारा देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पैरों में कोई चप्पल या जूते नहीं पहने थे, यानी पीएम ने नंगे पैर रामलला का सूर्याभिषेक किया। इसके अलावा उन्होंने वहीं से हाथ जोड़कर रामलला का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने इसे अद्भुत और सौभाग्य वाला पल बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। सीएम ने अपने हाथों से कन्याओं के पैर धोए, फिर उन्हें चुनरी ओढ़ाई और उनकी आरती उतारी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। यूपी के गोंडा में प्रशासन ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखा तरीका शुरू किया। दरअसल वहां वोटिंग करवाओ नंबर पाओ जैसा अभियान शुरू किया गया है। इसमें छात्र छात्राओं को अभिभावकों का मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन के इस अभियान के तहत छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, यानी जो स्कूली छात्र छात्राएं अपने माता पिता की इंक लगी उंगलियों के साथ सेल्फी भेजेंगे तो उन्हें इंटरनल असेसमेंट में अलग से अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसी तरह जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों का वोटर कार्ड बन चुका है तो उन छात्रों को अपनी उंगली पर नीली स्याही वाला निशान दिखाना होगा। 20 मई 2024 को जो मतदान की तिथि है बूथों तक लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। उन बच्चों को हम लोग उनके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स में अतिरिक्त मार्क्स देने का जो प्रावधान है उसको यहाँ लागू करने जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और उनकी बेटी सारा मध्य प्रदेश के सीहोर पहुंची, जहां वो हाथों में तीर कमान के साथ नजर आईं। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने यहां के कुटीरों को गोद लिया है, जिनमें आदिवासी समुदाय के 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की पढ़ाई और भोजन समेत सभी व्यवस्थाएं हैं। इसी सिलसिले में अंजलि और सारा अचानक जामुन झील और सिवनिया में चल रही सेवा कुटीर पहुंची और वहां मिल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। आज के दौर में इंटरनेट को कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, लेकिन अब इसका तेजी से दुरुपयोग भी हो रहा है। इसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्राइवेसी को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्सिंग की हो रही है। कुछ मामलों में लोग इसे उत्पीड़न, पीछा करना या साइबर बुलिंग से जोड़कर देखते हैं। अगर डॉक्सिंग को समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा है जैसे किसी ने चुपचाप आपकी डायरी पर नजर डाली और फिर आपकी सहमति के बिना उसे पूरी दुनिया के साथ साझा कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ गई। हालांकि कुछ देशों में ऐसे कानून हैं जो कि डॉक्सिंग को अपराध मानते हैं, लेकिन उन्हें लागू करना अक्सर मुश्किल होता है। लिहाजा डॉक्सिंग के जाल से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर इंसान भेड़ चाल चल रहा है। कोई कुछ करता है तो दूसरा भी वैसे ही करने लगता है। लोग परिवार के साथ बैठे होते हैं लेकिन सब फोन में व्यस्त होते हैं। छोटे बच्चों से लेकर घर के बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं। इंटरनेट जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, यानी इसके बगैर जीना असंभव सा हो गया है। लेकिन यही इंटरनेट परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
मौजूदा समय में लोगों की प्राइवेसी को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त प्राइवेसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्सिंग की हो रही है। डॉक्सिंग के जरिए साइबर क्रिमिनल बिना लोगों की सहमति के उनकी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर रहे हैं। यानी डॉक्सिंग आपके परिवार के सदस्यों और उनकी वास्तविक पहचान को खतरे में डाल सकती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्सिंग का एक मामला सामने आया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से एक महिला के निजी और पेशेवर विवरण का खुलासा करने वाली सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मामला डॉक्सिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी जानकारी पहले से उपलब्ध थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्सिंग को भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है और न ही इसे अपराध बनाया गया है। डॉक्सिंग वो प्रोसेस है जहां पर आप गलत इरादे से किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन डाल रहे हैं बिना उसकी सहमति लिए। ये बहुत जरूरी है। आपने सहमति नहीं लिया, आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन आपका फोन नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं कि अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी की कंसेंट के बिना आप डाल रहे हैं ऑनलाइन, तो आज नहीं तो कल वो किसी साइबर क्राइम का शिकार जरूर बन सकता है। डॉक्सिंग में किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक तौर पर शेयर कर दिया जाता है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स संवेदनशील जानकारियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। ये फिजिकल और मेंटल दोनों ही मामलों के लिए खतरनाक है। ऐसे में सवाल है कि आखिर डॉक्सिंग है क्या और साइबर क्रिमिनल्स लोगों को कैसे अपनी जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक कर देना, इस जानकारी में उसका पता, फोन नंबर या व्यक्तिगत फोटो, पासपोर्ट से जुड़ी सूचनाएं, बैंक या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी को इंटरनेट पर डाला जाता है। इतना ही नहीं, इसमें लोगों को उत्पीड़न और धमकी जैसी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। इससे कई बार पीड़ित की सुरक्षा और गोपनीयता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। कोई भी इसका उपयोग ये पता लगाने के लिए कर सकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कौन है, कहाँ रहता है और उससे कैसे संपर्क किया जा सकता है। ऐसी जानकारी साझा करने के पीछे के इरादे दुर्भावनापूर्ण और हानिकारक हो सकते हैं। जहां तक हम बात करें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी जो सरकार है वो सब क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अलग अलग प्रोविजन होते हैं। वो कहती है कि आप रिपोर्ट करिए अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर आई है। ऑब्वियसली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको प्रमोट नहीं करता, सभी चाहते हैं कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर ना आए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने एक बहुत बड़ा अभी फैसला लिया है। उन्होंने एक नया लॉ यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, डीपीडीपी एक्ट, वो लागू कर दिया है। और उससे बहुत, जिसे कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो डेटा है, आपके डेटा को सिक्योर करने की बात उसमें करी गई है। डॉक्सिंग को समझ लेने के बाद अब सवाल उठता है कि साइबर क्रिमिनल्स के जाल में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो उसके क्या परिणाम होंगे और उससे होने वाले नुकसान क्या है। डॉक्सिंग में फंसने पर व्यक्ति भावनात्मक उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार हो सकता है। डॉक्सिंग में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग अवैध कार्यों के लिए किया जा सकता है, इसलिए सामान्यतः इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। ये उपयोगकर्ता को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे शारीरिक, डिजिटल और भावनात्मक नुकसान हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स के फंसे जाल में डॉक्सिंग पीड़ित को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने घर को सुरक्षित रखना, क्योंकि उन्हें पीड़ित के घर का पता होता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो कभी भी न शेयर करें जिसमें आपके घर का पता या लोकेशन वगैरह लिखा हो। अब सवाल यह है कि डॉक्सिंग का बचाव कैसे करें? क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं? डॉक्सिंग में पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मेटा और गूगल जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के पास ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए उपकरण और तंत्र मौजूद हैं जिन्हें डॉक्स किया जाता है। एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करती हैं जो अपमानजनक इरादे से या दूसरों को परेशान करने के लिए जानकारी साझा करते हैं। जहां तक हम बात करें कि आम नागरिक क्या कर सकता है, आम नागरिक के पास बड़े सारे जरिए हैं। पहला तो आपके पास गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसे कहते हैं cybercrime.gov.in। आप वहां जाइए, आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। दूसरा सबसे जरूरी है कि आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे बनाइए कि आपने अपना पर्सनल डेटा
जगह जगह नहीं देना है। जहां तक हो सके अपना पर्सनल डेटा बचा के रखिए, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए साइबर क्रिमिनल्स बैठे होते हैं आपका पर्सनल डेटा लेने के लिए, जिससे आगे उससे वो अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और कई सारे क्राइम्स। जहां तक लॉ की बात की गई है, आईटी एक्ट में सेक्शन 67A है जो बात करता है कि ऑब्सीन मटेरियल, सेक्सुअली ऑब्सीन मटेरियल जो है आपको अगर ट्रांसमिट या पब्लिश करते हैं तो आपको सजा मिलती है। जहां तक आईपीसी की बात है, वहां पर हमारे अलग अलग जो प्रावधान है, जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग का प्रावधान है, सेक्शन 499 आईपीसी का डेफेमेशन के बारे में भी बात करता है। डॉक्सिंग स्पेसिफिकली कहीं ऐसे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये सेक्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में डॉक्सिंग के खिलाफ कोई कानून है जिससे इन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके? डॉक्सिंग को प्रतिबंधित करने और दंडित करने के लिए कोई औपचारिक कानून नहीं है। हालांकि ये आईपीसी की धारा 354D, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय है। आईपीसी की धारा 354D के अनुसार डॉक्सिंग हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को कमजोर करता है। यानी डॉक्सिंग को लेकर भारत में सीधे तौर पर कानून नहीं है, लेकिन क्या दुनिया में इसके खिलाफ कानून बनाए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ दूसरे देशों में डॉक्सिंग को अपराध घोषित किया जा चुका है। इसी तरह नीदरलैंड्स और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में डॉक्सिंग एक अपराध है। सिंगापुर ने 2014 में जानबूझकर उत्पीड़न करने को गैर कानूनी घोषित किया था, जिसमें डॉक्सिंग भी शामिल है। इंडोनेशिया में भी डॉक्सिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। अमेरिका में डॉक्सिंग से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। डॉक्सिंग की कुछ और भी कई वजह हो सकती हैं। डॉक्सिंग के शिकार कई सेलिब्रिटीज भी हुई हैं। लिहाजा डॉक्सिंग का शिकार होने से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे चुनाव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज पूरे देश में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज ही देश के पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लिहाजा सियासी दलों ने इसके लिए पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन रामनवमी को लेकर सियासत भी जमकर हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दौरान असम में अपना चुनावी भाषण रोककर प्रभु श्री राम के नाम का जय घोष किया, तो वहीं सिलचर में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि रामनवमी के मौके पर बीजेपी दंगा करवा सकती है। विपक्षी दलों का तो आरोप ये भी है कि बीजेपी की राम भक्ति सिर्फ चुनावी हथकंडा है। वर्षों के बाद भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। 4 जून फिर एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी के दिन उनके जन्मोत्सव पर सूर्याभिषेक हो रहा था। और अयोध्या से 1127 किलोमीटर दूर असम में जय घोष गूंज रहा था। श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी। चुनावी रैली के मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी श्री राम के जन्मोत्सव पर खुशी जता रहे थे। राम लक्ष्मण जानकी। 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं।
प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। प्रधानमंत्री मोदी रामनवमी के इस मौके को बेहद खास बताते हैं। 500 वर्षों में पहली बार अपने जन्म स्थान पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की उपलब्धि की तरह उसे देखते हैं और जनता से पूछते हैं कि 4 जून को क्या होगा। जय जय श्री राम। 4 जून, 4 जून, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, 4 जून, 4 जून। जहां तक मैं देख रही हूं, भाजपा की सरकार ने एक सत्य का पथ नहीं चुना है, क्योंकि जनता के सामने सत्य नहीं आ रहा है। और मैं इतना कहूंगी कि मोदी जी के सामने भी इस देश की सच्चाई आज दिख नहीं रही है उनको। मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है कि इस देश का जो आम आदमी है, देश का गरीब है, देश का किसान है, देश की गरीब महिला है, कितना तरस रही है, कितना तड़प रही है, कितना तड़प रहे हैं लोग, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ये भरोसा अपने 10 साल के कार्यकाल पर जता रहे हैं और लोगों से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि 4 जून को दोबारा बीजेपी फिर सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी की इस राजनीति में राम भक्ति की नीति को चुनावी हथकंडा बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी तो हमेशा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती रही। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी के मौके पर बीजेपी पर दंगा कराने की आशंका जता दी थी। আর আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে। সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে পয়দা লুটতে চায়। দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপির আর কোনো গ্যারান্টি নেই। ওদের একটাই গ্যারান্টি, দাঙ্গা করো, ভোট লোটো, সংখ্যালঘুদের পেশো। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये रामनवमी के पर्व का अपमान है, तो वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। ये सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है। ये प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है रामनवमी के ऊपर बात करें, कृष्ण जन्म के ऊपर बात करें। प्रधानमंत्री का अपना एक दर्जा और स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा होती है। विपक्षी दल बीजेपी पर राम के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं और बीजेपी विपक्षियों को राम विरोधी बताती है।
अब देखना होगा कि 2 दिन बाद जब मतदाता वोट डालेंगे तो उनके मन में कौन से सवाल होंगे जिनके नाम पर वो मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रणाम कर रहे हैं। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.5% रह सकती है। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जताया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत फिर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय बाजार में जल्दी ही अपनी नई SUV महिंद्रा SUV 3XO लाने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका तीसरा टीजर जारी किया है। इसमें SUV 3XO के नए फीचर्स की जानकारी दी गई है। सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की, जो कि गुजरात के सूरत में बनी है। साइज के मामले में अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग को पीछे छोड़ सूरत डायमंड बोर्स ने यह तमगा हासिल किया था। करीब 2.5 महीने पहले इस विशाल बिल्डिंग का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि अब हालात ये हैं कि लोग इस बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग कहने लगे हैं। दरअसल सूरत के खजूद इलाके में बनी 9 टावर वाली इस बिल्डिंग में कुल 4,200 ऑफिस बने हैं, जो किसी कारणवश अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में बनाई गई इस बिल्डिंग के लिए सूरत और मुंबई के डायमंड कारोबारियों ने एडवांस में बुकिंग की थी और उस बुकिंग के बाद ही यहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। तकरीबन 4,000 करोड़ की लागत से यह हाईटेक बिल्डिंग तैयार भी हो गई, लेकिन एडवांस बुकिंग करवाने वाले डायमंड कारोबारियों ने अभी तक यहां अपने ऑफिस शुरू नहीं किए हैं। जानकारी के मुताबिक 4,200 ऑफिस में से महज 4 से 5 ऑफिस ही शुरू हो पाए हैं और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। इसलिए इसे आसपास के लोग भूतिया बिल्डिंग कहने लगे हैं। इस बीच सूरत डायमंड बोर्स के चेयरमैन भी इस्तीफा देकर यहां से चले गए। हमारे सहयोगी संजय सिंह राठौर ने इस बिल्डिंग के नए चेयरमैन बने लालजी भाई पटेल समेत इलाके के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सवाल है इस बिल्डिंग के असफल होने के। इस मामले पर बातचीत करेंगे। हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं चेयरमैन है वहाँ के लालजी भाई, उनसे बात करें। लालजी भाई, ये जो बिल्डिंग है ये सफल क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है और कितनी ऑफिस कितनी लागत से बनी, क्या कुछ आपके जरिए बताना चाहेंगे? डायमंड बोर्स हमारे डायमंड के 4200 सभ्य मिलके हमने बनाया है। 4200 सभ्य ने पहले से इसने बुकिंग कराया है, टाइम टू टाइम पैसा दिया है, वो हिसाब से बिल्डिंग पूरा हुआ है। अब जो सफल होने की बात है वो यहाँ 25-50 ऑफिस शुरू होने से सफल नहीं होगा। 4,200 ऑफिस है, इसमें से 10-15% એટલે 500-700 ऑफिस एक साथ शुरू था। खरीदने वाला भी आए, बेचने वाला भी आए और अलग अलग शेप के भी बाहर आए तो सफल हो सकता है। वो हिसाब से हमने यहाँ मैत्रपुरा में मीटिंग किया, बाद में फैंसी ग्रुप के साथ मीटिंग किया। अब आवतीकाल हम बॉम्बे जा रहे हैं। 18 तारीख को 3:30 बजे बॉम्बे में जो बुकिंग ऑफिस कराया है इसके साथ मीटिंग है। इसके साथ बात करके 500-700 ऑफिस की एक साथ शुरू हुए, वो हिसाब से हम तारीख लेने वाले हैं। सूरत के लोग अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सूरत डायमंड बुर्स बिल्डिंग है उसको लेकर वो क्या कहते हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र भाई, ये जो भूतिया बिल्डिंग कहा जाने लग गया सूरत डायमंड बुर्स को, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, मुझे समझ नहीं आता हम कब से भूतों से डरने लग गए। ठीक है, अब देखो जितने मुंह उतनी बातें हैं। बाकी बात रही फ्लॉप की और सक्सेस की, तो आज अमिताभ बच्चन जी को देख लो, उनकी पहली फिल्म जंजीर फ्लॉप हुई थी और आज वो जो है भारत के टॉप मोस्ट एक्टर में से एक कहे जाते हैं। तो हो सकता है आज नहीं तो भविष्य में डायमंड बुर्स का मतलब अच्छा उदय हो सकता है। अभी तो नई शुरुआत है इनकी, अभी शुरू हुआ है, अभी तो समय आगे का देखना बाकी है। हो सकता है 1-2 साल में अगर व्यापारी अच्छी मेहनत करें और लोग जागरूक हो तो ऑब्वियसली वहाँ
सक्सेस मिल सकती है लोगों को। ऑफिस चालू होने के बाद तुरंत उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो इस्तीफा दे देता है। भाई आगे रीजन क्या है प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहा है? वो जान रहा है ना कि मैं सैनिक, मैं जो है कमांडेंट हूँ और मेरा सैनिक कार्य नहीं कर सकता, वो किसी तरह से अक्षम है। आज उनकी जो ऑफिसें खुली है उनका खर्चा दिन प्रतिदिन खर्चा उनका बढ़ रहा है, लेकिन आवक नहीं है। वो कब तक झेल सकते हैं? उन्होंने अपनी कैपेसिटी देख लिया, इसलिए वो बेचारे सब सारे ऑफिस बंद करके पलायन हो गए यहाँ से। असफल की बात तो नहीं बोल ही सकते, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और किसी भी चीज की शुरुआत होती है, वो शुरुआत नींव डालते हैं किसी भी चीज का, तो उसकी शुरुआत संघर्षशील होती है। ये संघर्ष है, सूरत के लिए भी संघर्ष है। धीरे धीरे व्यापारी उनका माइंडसेट करेंगे, बिजनेस में यहाँ तक आने की माइंडसेट करके आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि असफल नहीं है, और जो लोक वायका चल रही है लोगों के मुंह पे कि भूतिया हो गई और डायमंड बुर्स चलने वाला नहीं है, तो सब मनगढ़ंत बात है, वो आगे बढ़ने वाली है। समय लगेगा, जरूर आगे बढ़ेगी। आप कितना सोए ये अब आपको बताएगा एआई। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब पोस्ट करने के लिए पैसे देने होंगे, ये बात खुद एक्स चीफ एलन मस्क ने कही। उन्होंने एक पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि बॉट्स के लगातार हमले को रोकने का ये एकमात्र तरीका है। वैसे खास बात यह है कि चार्ज नए यूजर्स पर लगेगा। इसमें एक्स पर पोस्ट लिखने, लाइक करने और रिप्लाई करने के लिए चार्ज देना होगा। दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये भी पता चल सकता है कि आप कितना सोए हैं। अमेरिका के जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, इसके जरिए ये दावा किया गया है कि एआई आपकी चाल देखकर नींद के घंटे बता देगा। इस रिसर्च के लिए सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस रिसर्च में 24 साल के करीब 123 लोगों को शामिल किया गया था। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने तमिलनाडु में 5G ग्राहकों का आंकड़ा 59 लाख पार कर लिया है। बताया गया कि पिछले 6 महीनों के दौरान इसमें काफी तेजी से इजाफा हुआ। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इम्तिहान कैसा भी हो, हौसला जरूरी है। हौसला लड़ने का, गिरकर संभलने का, बार बार फिसलकर भी उठ खड़ा होने का। देश की सबसे बड़ी और कड़ी यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए भी ऐसा ही हौसला चाहिए, और इसकी मिसाल कई चेहरे बने हैं। आज प्रगति मार्ग में हम आपको उन्हीं चेहरों से मिलवाएंगे। आपके लिए यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर सच है। बुलंदशहर के रघुनाथपुर गांव में बनी इसी झोपड़ी से निकला है एक भावी आईएएस ऑफिसर पवन कुमार। पवन ने इस बार यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनकी 239वीं रैंक आई है। घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन की अब तक की यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी। कच्चा मकान है जिसकी छत के नाम पर तिरपाल टंगा है, पॉलिथीन का छप्पर है, खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। आज जब बेटे ने एक मुकाम हासिल कर लिया है, पिता उस दिन को याद कर रहे हैं जब बेटे को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की जरूरत महसूस हुई। तब पूरे परिवार ने मिलकर मजदूरी करके पवन के लिए पैसे का इंतजाम किया था, और तब भी 3200 रुपए में सेकेंड हैंड मोबाइल फोन ही दिलवा पाए थे। मोबाइल उसको जो सेकेंड हैंड दिलवाया हमने, मेरे भैया नए की तो स्थिति नहीं है, तो 3000-3200 को आया, हमें तो बहुत महंगा लगो। ऐसे मानो जैसे 30 लाख 32 लाख को पढ़ो। सगरे बालक बड़े ने मेहनत करी, भैया आपको मोबाइल दिलवाया, ऑनलाइन पढ़ाइए, बाहर पढ़ाइए। जब जाके उसको मिल के तरह के लगो रहेगा, अपने हिले से पढ़ते रहेगा। ऐसा नहीं है कि पवन के घर में गैस चूल्हा नहीं जा सकता, महल ना सही घर की छत तो ठीक हो ही सकती है, पर किसान पिता की सोच अलग है। वो अपना सारा निवेश अपने बच्चों पर करना चाहते हैं। 2 बेटियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और तीसरी 12वीं में पढ़ाई कर रही हैं। गैस उज्ज्वला से कनेक्शन बन गए, मोदी जी ने दिए। अब उनके लिए पैसा नहीं, गैस के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए करें इकट्ठे, या 1100 में सिलेंडर भरवा में, इतने में एक बालक की फीस की व्यवस्था करें। हमारा तो यही महल है, यही कोठी है जी। इसमें जब 2 बूंद हो तो भी सब नीचे यहाँ में, और इकट्ठे हो जाए बारिश में, कहीं यहाँ कपड़ा भीज के यहाँ टपका पड़ रहा हो। माता पिता की ऐसी ही सोच बच्चों को उड़ान भरने के लिए हौसलों का पंख देती है, कुछ कर गुजरने की चाह पैदा करती है। मध्य प्रदेश की वेदिका ने भी अपने हौसलों से उड़ान भरी है। उन्होंने यूपीएससी में 96वीं रैंक हासिल की है। इन्हें ये सफलता तीसरे प्रयास में मिली है।
रीवा के नरेंद्र नगर में रहने वाली वेदिका के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन इन्होंने अफसर बनने की ठानी थी। 2 बार असफल रहने के बाद कोविड काल में पिता की मौत ने पूरी तरह झकझोर दिया, लेकिन वेदिका ने हिम्मत नहीं हारी, खुद को फिर से समेटा और लक्ष्य की ओर बढ़ती रही, तब तक जब तक हासिल न कर लिया। कुछ ऐसी ही कहानी नोएडा के वर्धा खान की भी है। वर्धा की मां केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका है, पिता नहीं है, मूलतः प्रयागराज की रहने वाली है। 2015 में पिता की मौत के बाद मां के साथ नोएडा आ गई। पहली बार 2022 में जब यूपीएससी की परीक्षा दी तो पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाई, लेकिन हौसला टूटने नहीं दिया, कमियों को दुरुस्त किया और इस बार जब यूपीएससी में टॉप 20 की लिस्ट में खुद को पाया तो लगा मानो आसमान मिल गया। वर्धा ने यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल की है और अपने परिवार में वो पहली शख्स है जिसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। ये है रूपल राणा, पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई है, बिटिया अब अफसर बनने जा रही है, इसकी खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। रूपल को यूपीएससी में 26वां रैंक हासिल हुआ है। ये इनका चौथा प्रयास था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये मानती हैं कि ऐसी परीक्षाओं में असफलताओं को स्वीकार करके दोबारा तैयारी के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। I lost my mother unfortunately and तभी से my life is empty and incomplete। और तो अगर आज वो होती तो और ज़्यादा खुशी होती कि जो उन्होंने sacrifices किए वो अपनी आंखों से देख पाती कि आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं। 100 घंटे आपको डेफिनेटली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ आवर्स देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बट अगर आप क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे एंड अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने एम की तरफ तो आई थिंक आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको परसीवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें इस एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है सफलता हासिल हो जाए, तो आपको इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप मेंटली टफ हैं और इफ़ यू हैव दैट इंटरनल ड्राइव टू अचीव दिस तो आई थिंक आप कर सकते हैं। इनके सपनों और इसे पूरा करने की जिद और जुनून की कहानी बताती हैं कि जिंदगी में अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। हार से आगे बढ़कर ही जीत की कहानी लिखी जा सकेगी। बुलंदशहर से मुकेश शर्मा, रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।